हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको 68वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में लोग असफल क्यों होते हैं, वाई पीपल फेल इन देयर लाइफ, इन देयर करियर। ओके, और इस वीडियो में हम 3 ऐसी पर्सनैलिटीज़ या ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता लगेगा उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए उनके फील्ड में उन ऊंचाइयों को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, सबसे पहला कारण वो है गोल। ठीक है क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। ठीक है, जनरली मैं 20 से लेकर 30 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 से कम के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही होते हैं जैसे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, उससे पहले 12th पास कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, उनमें कन्फ्यूजन सा रहता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, कई लोगों के साथ क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं जैसे, ठीक है, उनको बोला जाता है कि नहीं बेटा आपको इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, लोगों को मतलब गोल का नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। ठीक है, या तो वो दूसरों की इच्छा के अनुसार कुछ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स खेलने का। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से वो इंजीनियरिंग में चला गया तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो उससे क्या होगा कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो उस अपने गुणों को वो मतलब निकाल ही नहीं पाएगा, मतलब सक्सेस की तरफ जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल तो उसका स्पोर्ट्स में था ना। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले हमें गोल का पता होना चाहिए। ठीक है, और गोल का हम पता कैसे सकते हैं, अपने अंदरूनी फीलिंग्स को समझकर। ठीक है, जैसे अब मैं हूँ, मान लो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ बनना है। ठीक है, तो उसके भी हर चीज़ के पीछे रीज़न रहते हैं। जैसे किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है तो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है। ठीक है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है या कोई और गेम खेलना पसंद है। ठीक है, इसलिए लोगों के गोल ऐसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, दूसरा जो रीज़न रहता है फेलियर का, वो होता है कि हम अपने आप को क्राउड से अलग नहीं कर पाते। ठीक है, उसका क्या मतलब है, जैसे गोल तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ठीक है, लेकिन जब तक आप क्राउड से अपने आप को अलग नहीं करोगे ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कोई। फॉर एग्जांपल, इंजीनियर लाखों बन रहे हैं। ठीक है, मान लो लाखों बच्चे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनमें से अलग से कुछ ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से सिविल सर्विस है, जैसे आईएएस है, उसकी तैयारी लाखों बच्चे करते हैं। ठीक है, करीबन 10 लाख जैसे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपको सिलेक्शन रेट का पता होगा, आईएएस लगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप क्राउड से अगर आप अपने आप को अलग नहीं शो करोगे तो आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि आपको इतनी मेहनत करनी है, सही तरीके से मेहनत करनी है कि आप उन जो क्राउड है, ठीक है, उससे अलग दिख सको। ठीक है, वो कैसे होंगे उनके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा रीज़न है फेलियर का, वो होता है ट्रस्ट का। ठीक है, लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। ठीक है, अब ये इस कन्फ्यूज़न में है कि हम आगे क्या करें। फॉर एग्जांपल, कोई सोचता है मैं आईएएस की तैयारी करूँगा। ठीक है, कोई सोचता है मैं डिफेंस में जाऊँगा, कोई सोचता है मैं सीजीएल की तैयारी करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। हमेशा क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आती है, अरे यार मैं जा तो रहा हूँ, घर वालों के पैसे भी लगेंगे, कोचिंग भी मुझे करनी है। ठीक है, क्या मुझसे ये चीज़ हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, सब करते हैं यार, कॉमन सी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वो है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी पर उस चीज़ के लिए, तब आपको कुछ हासिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए आपको। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ। उसके बाद जो चौथा रीज़न है वो होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, देखो दो तरह से लोगों के सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जो दिन में 12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, और तब भी कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि मैं
सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों में हालांकि दोनों सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी मेहनत में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इस वाले में जैसे इन्होंने कितना वेट अपने सिर पर उठा रखा है और इधर से ये बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इधर से अगर ये को आपने इस बीकर में पत्थर पत्थर डालता रहा तो क्या पता कितना टाइम लग जाएगा वैसे पानी पीने में, ठीक है। और इस वाले इमेज में आप देख सकते हो कि डायरेक्ट इसने पाइप उठाया और उससे पानी पिया, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे अगर आप तो ज़्यादा बेनिफिट है। उससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको स्टडी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम? देखो दोस्तों, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है आजकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मान लो हम पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है, या ज्योग्राफी की बात करते, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये नहीं कि पॉलिटी ज्योग्राफी, कोई भी आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट उठा लीजिए या कोई आप मेडिकल का सब्जेक्ट उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स का उठा लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे आप बुक पढ़ते हो तो आपको चीज़ें कुछ देर के लिए याद रहती है, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि अगर उस टॉपिक को आप इंटरनेट पे देखेंगे या उसकी कोई वीडियो अगर देख लेंगे उससे स्पेसिफिक, तो आपकी जो मेमोरी में वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा, ठीक है। उसे आप मतलब बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और नॉर्मल जो 6 से 8 घंटे या 7 से 10 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है। पांचवी जो गलती करते हैं बच्चे, वो करते हैं परसिस्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। सब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है उस एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओ, कि आपका सिलेक्शन ना हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि भाई आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्क पे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन फिर भी आपका रह जाता है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप में कोई कमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमेशा अपने काम में परसिस्टेंस लाना है, ठीक है। कोई भी काम करो मेहनत से कीजिए, ठीक है, और कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब हम उसे रिड्यूस करने की बात करते हैं, ठीक है। मान लो आप जिम शुरू कर दिया आपने या जॉगिंग शुरू कर दिया, ठीक है, आप 10 दिन गए, 15 दिन गए, ठीक है, उसके बाद आपका वेट लॉस होना भी शुरू हो गया, फिर आपको एकदम लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, आप नहीं गए। ऐसे ऐसे करके आप 2-3 दिन नहीं जाओगे तो आपकी आदत सी छूट जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपने लूज़ किया था वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। या फिर आप पढ़ाई में अगर ये सब को इम्प्लीमेंट करोगे तो स्टडीज़ का भी सेम है। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो काफ़ी अच्छा, उसे काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हो। अगर छोड़ दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका गलती से 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम रह जाता, आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छी मेहनत कीजिए ना, दोबारा दीजिए उस पेपर को ज़्यादा मेहनत करके। हो सकता है आपने कुछ एरियाज़ में आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी भी गिव अप मत कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इस चूहे ने भी कितनी मेहनत की है, फाइनली ही गॉट द सक्सेस, ओके। तो ये 5 मेन रीज़न थे किसी भी पर्सन की फेलियर्स के लिए, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 5 मेन थे। आगे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 महान हस्तियों के बारे में, ठीक है। मे भी आप उनको ना जानते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट 5 मिनट तीनों के लिए निकालिए और नेट पे उनको एक बार देखिए, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उनकी स्टोरी पढ़ के, ठीक है। सो फर्स्ट, डू यू नो दिस लेडी, हु इज शी? बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एक्सपेक्ट उनमें से आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कौन है, ठीक है। और जिनको पता है वो उनको बहुत अच्छी बात है, उनको पता है, प्लीज़ आप इनके बारे में पढ़िए, ठीक है। आगे चलिए इनके बारे में वो डिस्कस करते हैं। ये हैं मैम दीपा मलिक, ओके। इनके बारे में मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में आपको कुछ कहूँ, ठीक है। जितने आज तक हमारे पास डिग्री नहीं है, जितने हमने क्लास नहीं पढ़ी होंगी, उससे ज़्यादा इनके पास मेडल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। मैम दीपा मलिक
इन्होंने 2016 में जो समर पैरालंपिक्स हुए थे उनमें सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2012 में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है, पैरा ओलंपिक में, ठीक है। इनके इंटरनेशनल मेडल्स 18 हैं दोस्तों। नेशनल में इन्होंने 51 गोल्ड, 5 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। आपको मे भी पता है या नहीं पता है, आपको बता दूं मैं, ये मैम दीपा मलिक मैम वेस्ट से नीचे पैरालाइज्ड है, मतलब इनके वेस्ट से नीचे जो पैर वगैरह वो काम नहीं करते हैं। ये व्हील चेयर प्लेयर है, ओके। इनकी जो उपलब्धियां हैं वो शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, राइडिंग इनमें है, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे भी इनके बारे में मतलब काफ़ी प्राउड होता है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो इतना ऊंचाई पर इतनी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, ठीक है। आपके पास अगर टाइम हो तो 5 मिनट आप प्लीज़ एक बार विकिपीडिया पे जाके या गूगल में टाइप कीजिए, ठीक है, दीपा मलिक, मैम दीपा मलिक, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप एक बार देखिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है। आई एम प्रेटी मच श्योर अबाउट 80 to 90% लोगों को पता नहीं होगा कि ये कौन है, ठीक है। ही इज़ अ रिक्शा पुलर सन। इनके पिताजी एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये गोविंद जायसवाल सर हैं, ठीक है। और ये इनके फादर साहब हैं, ठीक है। इनके फादर एक रिक्शा पुलर हैं, ठीक है। जब गोविंद सर जब बचपन में छोटे से थे, करीबन 6ठी-7वीं जब क्लास में थे, तो फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत मतलब सही नहीं था, नॉर्मल, बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो एक बार ये पड़ोसी के घर में चले गए, मतलब इनके दोस्त के घर में। तो उस बच्चे के फादर ने इनको कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आप हमारे घर के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। तब इनको थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, किसी को भी हो सकता है, किसी भी बच्चे को अगर आप डांट दोगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे घर में घुसने की, तो थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो इनके वहाँ पे कोई वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो तैयारी कर रहे थे मतलब हायर स्टडीज़ की। तो इन्होंने कहा कि सर, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये आपका फैमिली बैकग्राउंड के कारण दिया है, क्योंकि आप गरीब हो तो उन्हें लगता है कि आपको उनके घर में नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसे बदला जा सकता है। तो उन्होंने कहा या तो आपके पूर्वज या जो आपके बड़े हैं उनके टाइम से ही आपका इतना एस्टेब्लिशमेंट हो कि आप इतना पैसा हो कि मतलब आपकी सोसाइटी में थोड़ी इज्जत हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप देश में आईएएस की एक सेवा है, उसको अगर ज्वाइन कर लो तो आपका पूरा रुतबा हो जाएगा और उससे ऊपर शायद ही कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उससे ऊपर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है। तो उन्होंने 6th क्लास में ये सोच लिया था कि मुझे आईएएस ही बनना है, ठीक है। तो ये हैं सर गोविंद जायसवाल। इन्होंने फर्स्ट टाइम में यूपीएससी क्लियर किया था 2006 में और इनका 48th रैंक आया था, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, जैसे ये दिल्ली में पोस्टेड थे कुछ टाइम पहले और अभी का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इनकी लाइफ की स्टोरी भी जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो एक यूट्यूब पे इनका वीडियो है, ठीक है, गोविंद जायसवाल आप लिखिएगा, वहाँ पे उनका लाइफ का वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखना, बहुत मोटिवेशनल है। मुझे जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मैं मैम दीपा मलिक और सर गोविंद जायसवाल के बारे में ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी बाकी है हमारी, ठीक है। ये वाली पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक क्यूट सा बेबी है और एक लेडी है। आपको लग रहा होगा कि एक साधारण सी महिला है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वेट वेट वेट, ये देखिए, शी इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी लेडी, शी इज़ IPS पूनम दलाल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। ये तब की फ़ोटो है जब ये हरियाणा पुलिस सर्विस में थे, HPS थे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, ठीक है। इनकी लाइफ की स्टोरी दोस्तों बहुत स्ट्रगलफुल रही है, ठीक है।
बहुत मेहनत की है मैम ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप इनकी भी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। जब इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था तो इनका लास्ट अटैम्प्ट था वो, ठीक है। एक्चुअली अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके थे, लेकिन यूपीएससी में 2011 में जो चेंजेस आए, जो 13 में जो चेंजेस आए थे, उनके कारण एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया गया था यूपीएससी 2011 वालों को। उनमें मैम ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके कारण इनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिला था, जिसमें इन्होंने उस अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया और आईपीएस का इनको रैंक मिला था, ठीक है। इससे पहले काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए मैम ने, एसएससी सीजीएल, इनकम टैक्स में ये लगे। उसके बाद एसबीआई पीओ में इन्होंने 2 साल तक काम किया, ठीक है। दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर भी थे ये। उसके बाद हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे। मेन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर दोस्तों वो ये है, जब मैम ने पेपर जो प्रीलिम दिया था सिविल सर्विसेज का, उस टाइम पर ये प्रेग्नेंट थे मैम, ठीक है। और जब इन्होंने मेंस लिखा था तो 3 महीने का जो बेबी था, जो आपने ऊपर देखा था, ये वाला बेबी 3 महीने का था उस टाइम पे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों मैम ने कैसे मैनेज किया होगा, कैसे स्टडी की होगी, ठीक है। मतलब काफ़ी हार्ड रहता है और हम कंप्लेन करते रहते दोस्तों। हमेशा दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, कोई भी मेहनत कीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मेहनत कभी मत छोड़िए, ठीक है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेहनत ज़रूर की है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी लाखों स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है उस मुकाम को पाने के लिए जिस पर आज वो हैं, ठीक है। ये 3 स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। पैरालंपिक में काफ़ी इंडिया में मेडल्स आए थे, ठीक है। उनकी स्टोरी आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, उनसे कंपेयर कीजिए कि वो कहाँ हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिली थी। जब गोविंद जायसवाल सर ने तैयारी की थी तो इनके पास घर में लाइट नहीं थी, ठीक है। 14 घंटे बिजली नहीं आती थी, एक कमरे के घर में रहते थे 6 लोग, ठीक है। अब ये सोचिए आप कैसे इन्होंने पढ़ाई की होगी, कैसे सब कुछ सहा होगा, ठीक है। उसके बाद गरीबी देखी, ठीक है, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तब जाकर आईएएस मिला, पहले ही रैंक में, पहले ही चांस में, ठीक है ना। तो कभी भी कंपेयर करो तो अपने से नीचे वालों करो। आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। आज के दिन नेट अवेलेबल है, उस टाइम पे नेट भी नहीं होता था, ठीक है। होता था मतलब उनके पास नहीं होता था, है ना। तो रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों इस दुनिया में, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। और ये मत सोचना कि अपने आप को कभी अंडर मत करना, सोचना, ठीक है, कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं कर सकता या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जो और लोग कर सकते हैं तो वो आप भी कर सकते हो, नॉर्मल सा फंड है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए दोस्तों। ये वीडियो उन सब के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम रिसोर्सेज के अभाव में रह जाते हैं। दोस्तों रिसोर्सेज की किसी के पास कमी नहीं है, ठीक है। बहुत ही और सिचुएशंस आती हैं लोगों को, तब भी लोग हार नहीं मानते हैं, तो आप भी मत मानिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय बाय।